हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। पिछले वीडियो में हम लोगों ने आधा हाफ ऑफ द चैप्टर है वी हैव बीन कंप्लीटेड। आधे चैप्टर को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। न्यूट्रलाइजेशन से हम लोगों को आगे का पोर्शन स्टार्ट करना था। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है? न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन के वर्ड को अगर हम लोग सेपरेट करें, न्यूट्रल प्लस आइजेशन, ठीक है, तो न्यूट्रल का मतलब होता है कोई ऐसा चीज़ जिसमें जो एसिड है मतलब ना उसमें एसिडिक वैल्यू हो ना ही बेसिक वैल्यू हो। ठीक है ना हो। अगर वो लिटमस टेस्ट किया जाए कोई चीज़, तो अगर वो एसिड का टेस्ट भी ना दे और ना ही बेस का टेस्ट दे, तो कौन से कैटेगरी में रखा जाएगा? उसको उसको रखा जाएगा न्यूट्रल की कैटेगरी में। ठीक है, यानी वो ना एसिडिक है ना बेसिक है। तो न्यूट्रलाइजेशन यानी फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रल प्रोडक्ट, यानी कि कोई न्यूट्रल चीज़ को बनाने के प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। यानी या फिर कोई ऐसा पॉइंट कुछ प्रोसीजर करेंगे जिसमें एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा और एसिड बेस का इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। मान लीजिए हम लोग एसिड और बेस लिए, ठीक है, कोई भी एसिड प्लस बेस मतलब ऐड किए, प्लस मीन्स ऐड किए, तो उनका मात्रा एक पार्टिकुलर अमाउंट में अगर रहेगा तो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर देंगे। एसिड बेस के इफ़ेक्ट को कैंसिल करता है, बेस एसिड के। तो एक पार्टिकुलर अमाउंट में पार्टिकुलर स्ट्रेंथ पे एसिड बेस एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, तो बनेगा क्या है हमारा प्रोडक्ट? न्यूट्रल। ठीक ना, न्यूट्रल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यही न्यूट्रलाइजेशन है। इसको हम लोग समझेंगे एक एक्टिविटी से, सिंपल एक्टिविटी से। उसके पहले हम लोग एक नया नाम देखते हैं, फिनोप्थेलीन। फिनोप्थेलीन क्या है? अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि कुछ क्या काफ़ी सारे प्राकृतिक नेचुरल इंडिकेटर होते हैं जो हम लोग को नेचुरल सोर्सेज से, प्राकृतिक सोर्सेज से मिलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे, बहुत सारे ऐसे भी इंडिकेटर हैं जो लैब में तैयार किए जाते हैं इंसानों के द्वारा। ठीक है, लैब वर्क के द्वारा केमिकल रिएक्शन करके कुछ इंडिकेटर बनाए जाते हैं। तो उसी में से एक कोई बहुत ज़्यादा कॉमन जो है उसको उसके बारे में लिखा गया है, फिनोप्थेलीन इंडिकेटर। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन इंडिकेटर है जो कि यूज किया जाता है एसिड बेस को चेक करने के लिए, फिनोप्थेलीन इंडिकेटर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इस एक्टिविटी पर। ये जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी 5.5, कि किस तरह से हम लोग फिनोप्थेलीन इंडिकेटर का यूज करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस को पता कर सकते हैं कि कब कुछ न्यूट्रल हो रहा है, कब एसिडिक हो रहा है, कब बेसिक हो रहा है। तो इसको हम लोग इसमें समझेंगे। तो इस एक्टिविटी 5.5 में मान लीजिए एक टेस्ट ट्यूब है। तो टेस्ट ट्यूब में आप एसिड ले लेंगे, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। यहाँ पर एसिड ले लेंगे, आधा से ज़्यादा उसमें फिल रहेगा, और इसमें क्या करेंगे, फिनोप्थेलीन डालेंगे। दोनों का पहले कलर देख लेंगे, ऐसा नहीं कि पहले ही मिक्स कर देना है। पहले देख लेंगे किस कलर का फिनोप्थेलीन सोल्यूशन है और किस कलर का हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, HCl एसिड, इसको HCl बोलते हैं। तो उसको देख लेंगे, फिर उसको एक टेस्ट ट्यूब में एसिड लेंगे और एसिड लेने के बाद उसमें फिनोप्थेलीन 1-2 ड्रॉप डाल देंगे। फिर देखेंगे क्या कोई कलर डेवलप हुआ, क्योंकि फिनोप्थेलीन तो इंडिकेटर है, एसिड में जानते हैं पर कोई कलर बनना चाहिए। तो हम ऑब्जर्व करेंगे कोई कलर बना या नहीं। ठीक है, तो ये ऑब्जर्व करने के बाद देखेंगे हम लोग कि एसिड डालने में कोई कलर बन ही नहीं रहा है। यानी एसिड में जब फिनोप्थेलीन इंडिकेटर 1-2 ड्रॉप डालें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई कलर चेंज नहीं हुआ। अब क्या करते हैं, इसी सोल्यूशन में, इसमें एसिड भी है और फिनोप्थेलीन इंडिकेटर मिक्स है, इसमें क्या करते हैं, बेस डालते हैं। ठीक है, कोई बेसिक सोल्यूशन इसमें डाल देते हैं। बेस जब जैसे ही डालते हैं वैसे आपको ये कलर, पिंक कलर दिखने लगता है, और थोड़ी देर बाद वो गायब हो जाता है। ठीक है, फिर थोड़ा सा बेस डालेंगे, फिर पिंक कलर दिखेगा, फिर गायब हो जाएगा।
तो यानी इससे इंडिकेट होता है कि जो फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर है वो बेस में, अगर कोई चीज़ बेसिक है तो पिंक कलर देता है, और अगर एसिडिक है तो पिंक कलर नहीं देता है, यानी वो कलरलेस रहता है। तो ये एक इंडिकेटिंग क्राइटेरिया बन जाता है, इंडिकेटिंग फैक्टर हो जाता है कि कलरलेस रहता है एसिड में और पिंक कलर हो जाता है बेस में। तो ये बार बार गायब क्यों जा रहा है कलर? इसलिए गायब हो रहा है क्योंकि एसिड का मात्रा ज़्यादा है, हम लोग टेस्ट ट्यूब में आधा या उससे थोड़ा ज़्यादा लिए हैं। ठीक है, तो ये इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है कि एसिड ज़्यादा है और हम लोग बेस थोड़ा थोड़ा डाल रहे हैं, तो बेस की मात्रा कम होने की वजह से थोड़ी देर जब तक बेस स्टार्टिंग में रह रहा है तब तक पिंक कलर हो रहा है, उसके बाद एसिड ज़्यादा हो जा रहा है तो बेस के अमाउंट को कम कर दे रहा है। ठीक, और उसकी वजह से वो वापस कलरलेस हो जा रहा है। फिर ऐसे ही हम लोग बार बार ऐड करते रहेंगे बेस, तो क्या होगा कि एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब बेस का मात्रा जो एसिड ऑलरेडी उसमें लिए है उसके बराबर हो जाएगा, और उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, फिर कलर आएगा, गायब हो जाएगा। और उससे एक ड्रॉप भी एक्स्ट्रा अगर हम लोग बेस डालेंगे तो सोल्यूशन पिंक रहेगा, लाइट कलर का, हल्का पिंक, और वो कंटिन्यू ऐसे ही रहेगा। क्यों? क्योंकि एसिड बेस का मात्रा तो पहले बराबर हो गया था, डालते डालते उसमें हम लोग ड्रॉप वाइज जैसे भी बेस डाल रहे थे तो पिंक कलर आ रहा था, जा रहा था। लेकिन जैसे ही दोनों का मात्रा बराबर होने के बाद एक्स्ट्रा हम लोग थोड़ा सा बेस डालें, वैसे ही बेस, क्योंकि बेस के प्रेजेंस में ये पिंक कलर देता है फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर, तो बेस एक ड्रॉप एक्स्ट्रा डाल दिए, अब वो पूरा सोल्यूशन में बेस का मात्रा एसिड के मात्रे से ज़्यादा है, इसलिए वो सोल्यूशन पिंक ही रहेगा, अब कलरलेस नहीं होगा। पहले क्या था, एसिड ज़्यादा था बेस कम था, इसलिए थोड़ा देर बेस जब ऐड करते थे तो एसिड मतलब पिंक कलर देता था, उसके बाद गायब हो जाता था। तो ये एक तरह का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। कैसे? कैसे? इसलिए कि ऐसा पॉइंट जब आया जहाँ पे एसिड बेस का मात्रा बराबर हो जाएगा, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट। ठीक है, और न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पर क्या होता है, एक न्यूट्रल प्रोडक्ट बनता है। न्यूट्रल कैसा मतलब है कि जितना मात्रा एसिड का लिए हैं और जितना उसका स्ट्रेंथ है, पावर है, मतलब हर एक एसिड का अपना एक पावर होता है, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, कोई वीक एसिड, इसी तरह कोई वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो क्या होगा कि उसका एक अमाउंट और साथ में उसका स्ट्रेंथ, कितने ताकतवर कोई एसिड बेस है, दोनों को मिक्स करते रहेंगे तो क्या होगा, एक दूसरे के इफ़ेक्ट को वो कैंसिल कर देंगे। ठीक है, एसिड जो है बेस के इफेक्ट को कैंसिल करेगा और बेस एसिड का, यानी अल्टीमेटली दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, यानी दोनों के पावर को, अपने एक दूसरे के पावर को ख़त्म कर देंगे। तो जब दोनों का पावर या स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाएगा तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, कुछ भी ऐसा बचेगा जिसमें ना एसिडिक प्रॉपर्टी रहेगा ना ही बेसिक प्रॉपर्टी। तो वही हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, जो इस एक्टिविटी के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है ना? और साथ में ये जब रिएक्शन हम लोग करते हैं, तो अगर आप कभी लैब में इसको करेंगे तो पाएंगे कि बाहर से ये जो टेस्ट ट्यूब है या किसी और चीज़ में कर रहे हैं, बीकर में कर रहे हैं, तो उसको बाहर से टच करेंगे तो गर्म हो जाता है। यानी इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हीट भी प्रोड्यूस होता है, गर्मी प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से वो कंटेनर गर्म हो जाता है, वो सोल्यूशन गर्म हो जाता है। बहुत ज़्यादा नहीं गर्म होगा लेकिन काफ़ी गर्म होगा, जो हम लोग ईजिली महसूस कर सकते हैं। तो ये एक तरह का हीट प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें देखते हैं यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है न्यू सब्सटेंस फॉर्म। न्यूट्रलाइजेशन में एक नया सब्सटेंस बनता है। नया क्यों बोलते हैं? क्योंकि एसिड और बेस का इफेक्ट तो कैंसिल हो गया, एक दूसरे को वो काट दिए एक दूसरे के इफेक्ट को, तो अल्टीमेटली तीसरा चीज़ बनेगा जो एक नया चीज़ है, और उसको क्या बोलते हैं, सॉल्ट, नमक बोलते हैं, यानी सॉल्ट बनता है। और सॉल्ट जो है बहुत सारे प्रकार का होता है, एसिडिक सॉल्ट होता है, बेसिक सॉल्ट होता है, न्यूट्रल सॉल्ट, लेकिन मोस्टली जो सॉल्ट होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, और एसिडिक बेसिक भी सॉल्ट होते हैं। ये डिपेंड करता है कि किस तरह के एसिड बेस हम लोगों ने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में लिया है। ठीक है, वो हम लोग हायर क्लास में समझेंगे। फिलहाल जो है अधिकतर जो एसिड सॉल्ट जो बनते हैं वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, यानी वो ना तो एसिडिक प्रॉपर्टी उसमें होती है ना ही बेसिक प्रॉपर्टी। समझ रहे हैं आप? तो यही है। अब ओवरऑल इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को शॉर्ट में समझना हो
तो एक एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन हो जाता है। एसिड एक हो गया और एक हो गया मान लीजिए ये बेस, तो क्या बन जाता है, सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड बेस मिल करके सॉल्ट बनाया जो कि न्यूट्रल होता है, और वाटर, वाटर भी एक तरह का न्यूट्रल प्रोडक्ट है। यानी वाटर भी ना तो एसिडिक है ना तो बेसिक है। तो इस तरह से इस रिएक्शन में न्यूट्रल प्रोडक्ट बनता है, यानी न्यूट्रल चीज़ें बनती हैं। इस वजह से इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है कि एसिड बेस सॉल्ट और वाटर बनता है, साथ में हीट प्रोड्यूस होता है, गर्म हो जाता है वो सोल्यूशन। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। इस अब एसिड की जगह पे कोई कॉमन सा एसिड ले लेंगे, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बेस की जगह पे सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो हम लोग नमक खाते हैं उसका फार्मूला है NaCl, ठीक है, NaCl। तो सोडियम क्लोराइड बनता है जो कि नमक का फार्मूला है। और नमक क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अधिकतर नमक न्यूट्रल होते हैं, सभी नहीं होते। और साथ में वाटर बनता है और हीट भी बनता है। तो ये एक तरह का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया, जिसमें एसिड और बेस के इफ़ेक्ट एक दूसरे को कैंसिल आउट करके एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिसमें क्या पाया जाता है, जिसमें एसिड और बेस की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है। समझ गए ना आप? जैसे आप समझ सकते हैं कि दो ताकतवर लोगों को एक युद्ध के मैदान में छोड़ दिया गया, तो दोनों एक दूसरे को मार देंगे और कोई भी जीतेगा नहीं, अगर दोनों ही इक्वल स्ट्रेंथ पावर के हैं। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आएगा, कुछ नहीं, दोनों ही मर जाएंगे या दोनों ही जीतेंगे, ऐसा होगा। इसी तरह एसिड, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी होता है कि एसिड बेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं और अल्टीमेटली कोई तीसरा चीज़ बन जाता है, जिसका एसिड बेस से कोई मतलब ही नहीं, यानी वो न्यूट्रल होता है। उसमें ना एसिड की प्रॉपर्टी पाई जाती है ना ही बेस की। तो ओवरऑल ये मतलब था। अब लास्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का, उसको हम लोग धीरे धीरे समझते हैं। लास्ट टॉपिक क्या है, ये न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। हमारे दैनिक जीवन में, हमारे डेली लाइफ में कहाँ कहाँ न्यूट्रलाइजेशन होता है। अभी तो हम लोग न्यूट्रलाइजेशन एक सिंपल छोटे से एक्टिविटी से समझे हैं। अब हमारे लाइफ में कैसे होता है, कैसे हमारे लाइफ को अफेक्ट करता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसको समझना ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इनडाइजेशन। इनडाइजेशन, इनडाइजेशन का मतलब कि अपच, यानी जब खाना नहीं पचता है तो उस कंडीशन को इनडाइजेशन बोलते हैं। और खाना नहीं पचने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि हमारे स्टमक में बहुत सारे एसिड बन गया है। हमारे स्टमक में एसिड बनता है, आप तो जानते ही हैं। आपके टेस्ट में भी क्वेश्चन आया था, और चैप्टर 2 में ये मैंने पढ़ाया भी था, वीडियो में समझाया था कि हमारे स्टमक यानी पेट का जो थैला है मस्कुलर, उसके अंदर से एसिड निकलता है, जो हमारे भोजन जो हम लोग खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने और साथ में उसमें बैक्टीरिया जो रहते हैं उसको मारने के लिए वो रिलीज होता है, निकलता है, ठीक। लेकिन जब अत्यधिक मात्रा में एबनॉर्मल कंडीशन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एसिड निकल जाएगा, तो क्या करेगा, वो एसिड हमारे पेट के अंदर के लेयर को ही जला देगा या उसमें घाव कर देगा, और उससे क्या होगा कि इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होगा, ठीक है। हम लोग को खट्टी खट्टी डकार आएगी या उल्टियाँ होंगी, खट्टा हमको महसूस होगा, यानी एसिड बहुत ज़्यादा पेट में बन जाएगा, तो वो इंडाइजेशन का कारण होगा, खाना पचेगा नहीं हमको। तो इस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ेगा, इस कंडीशन में हमको कुछ ऐसी दवाएं खानी पड़ेंगी जिसमें बेस हो, क्योंकि एसिड के इफेक्ट को कौन ख़त्म करता है, बेस। तो बेस के लिए हम लोग क्या लेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या लेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। केमिकल नेम इसका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है और कॉमन नेम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। हर केमिकल का एक कॉमन नेम होता है और एक होता है केमिकल नेम। तो इस तरह से ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है दवाओं में आता है, जो इंडाइजेशन के केसेस में हम लोग दवा खाते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि रेड कलर की टैबलेट्स आती है, सर्कुलर, पूरी रेड रहती है, स्वीट मतलब मीठे टेस्ट में होती है, टेस्ट में मीठा मीठा होता है, तो उसको हम लोग चबा कर खाते हैं, वो इंडाइजेशन में हेल्प करती है। उसका नाम होता है डाई, डाइजेस्टिव, 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 डाइजेस्टिव,
जीन, एक मिनट फिर से लिख देता हूँ मैं। डाइजीन। तो डाइजीन नाम का एक टेबलेट आता है रेड कलर में, जिसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशियम यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी मिक्स रहता है उसका पाउडर, और उसको हम लोग जब चबा कर खाते हैं तो हमको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाता है। ठीक है, और ये एक तरह का बेस है, यानी एसिड जब ज़्यादा बन जाए पेट में तो हमको कोई ऐसी दवा खानी है जिसमें बेस हो, जो एसिड के इफेक्ट को कैंसिल करेगा और क्या बनाएगा, सॉल्ट, और सॉल्ट बन जाएगा तो इडली हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा और हमारा डाइजेशन प्रोसेस फिर से सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरह का न्यूट्रलाइजेशन का हमारे डेली लाइफ में बहुत बढ़िया यूज या इफ़ेक्ट हम लोग पढ़ लिए। ठीक ना, अब आते हैं दूसरे इफ़ेक्ट पे। दूसरा इफ़ेक्ट क्या है, आंट बाइट। आंट बाइट या हनी बी बाइट, या कोई भी भौरा काटता है या चींटी काटती है या मधुमक्खी काटती है, तो जहाँ भी काटती है वहाँ पे हम लोग को बहुत जलन होती है, दर्द होती है और साथ में स्वेलिंग हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके जो स्टिंग स्टिंग में आता है डंक, जो उनका माउथ पार्ट में डंक वाला पोर्शन स्टिंग है, उसमें से वो एसिड रिलीज करते हैं यानी एसिड निकालते हैं, और जैसे ही वो हमारे में डंक मारते हैं अपने माउथ में से, वो एसिड जो है हमारे स्किन के उस पार्ट में इंजेक्ट कर देते हैं यानी उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। और हमारे बॉडी में जो एसिड बेस का मात्रा है, जहाँ भी जितनी मात्रा है वो बैलेंस रहता है। ठीक है, कहीं पे ज़्यादा या कम ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर ज़्यादा या कम हो जाएगा तो फिर हम लोग बीमार हो जाएंगे। अब स्किन में भी हमारे एसिड बेस का बैलेंस बना रहता है, लेकिन जब वो काटते हैं ये सब छोटे कीड़े, मधुमक्खी या चींटी या भौरे, तो स्किन के उस पोर्शन में एसिड का मात्रा बढ़ जाता है बाकी स्किन के एरिया से, तो इसकी वजह से वहाँ एसिडिक मात्रा होने से हमको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जलन होता है और थोड़ी देर बाद स्वेलिंग हो जाती है। ठीक, और एक किस वजह से होती है, कौन सा एसिड उसमें होता है, फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड, फॉर्मिक एसिड। अधिकतर इंसेक्ट में, भौरे में, मधुमक्खी में, चींटी में कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। ठीक, तो वो एसिड की वजह से ये होता है। अब ये तुरंत अगर कोई मधुमक्खी, चींटी या कुछ ऐसा भौरा काटे तो आपको क्या करना चाहिए, अब वो एसिड रिलीज कर रही है वहाँ पर, तो हमको कोई बेस यूज करना चाहिए। सबसे बेस्ट जो यूज कर सकते हैं हम लोग घरेलू उपाय, वो है कि हम लोग खाने वाला सोडा जो होता है घर में, बेकिंग सोडा जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा को थोड़ा सा पानी में मिक्स करके उसका हल्का सा पेस्ट बनाएंगे, और उसको जहाँ भी मधुमक्खी या किसी इंसेक्ट ने काटा है, ठीक है, इंसेक्ट का मतलब ये नहीं कि मच्छर काटने पे, केवल मधुमक्खी या ऐसी चीज़ें काटते जो जिनके डंक से बहुत ज़्यादा दर्द हो और स्वेलिंग होती हो, तो मोस्टली मधुमक्खी, हनी बी, उसके बाद कुछ भौरे या फिर आंट, इनके काटने पर आप उस इन्फेक्टेड एरिया पर क्या लगाएंगे, बेकिंग सोडा जो रहता है खाने वाला सोडा, उसमें हल्का सा पानी मिलाकर, वो वाइट पाउडर की तरह होता है, पानी मिलाकर उस पेस्ट को उस एरिया पे हल्का सा लगा देंगे, रगड़, ज़्यादा रगड़ेंगे नहीं, क्योंकि ज़्यादा अगर रगड़ेंगे उस एरिया को तो वो एरिया गर्म हो जाएगा, और गर्म होगा तो वहाँ का ब्लड ब्लड जो है और जगह फैलेगा, तो उसमें से एसिड भी और जगह फैल जाएगा और स्वेलिंग और ज़्यादा दूर तक हो जाएगी। इसीलिए जहाँ भी ये सब इंसेक्ट काटते हैं वहाँ ज़्यादा रगड़ना नहीं चाहिए, अदरवाइज वहाँ के एरिया जितना ही हीटअप होगा, जितना ही हम लोग रगड़ेंगे उतना गर्म होगा वो एरिया, और फिर वहाँ से ब्लड का फ्लो और तेज़ी से दूर दूर होने लगेगा, तो स्वेलिंग का जो एरिया है वो भी बढ़ जाएगा। तो हमको हल्के से वो लगाना है पेस्ट, जहाँ पे काटा है एग्जैक्ट उसी पोर्शन पे हल्का सा, तो ताकि वो उस पोर से, उस छेद से जहाँ से वो इंजेक्ट किए अंदर जाए बेस, और एसिड के इफेक्ट को ख़त्म कर दे, और फिर वो स्वेलिंग वाला प्रॉब्लम आए ही ना। लेकिन ये हमको करना पड़ेगा ऑन द, मतलब बहुत ही जल्दी, ऑन द स्पॉट कर सकते हैं कि जब भी कुछ ऐसा काटे तो तुरंत करना पड़ेगा 5-10 मिनट के अंदर। ये नहीं कि काफ़ी घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे हो गए, तब तक तो वो ब्लड के साथ जो उसका एसिड है काफ़ी दूर तक पहुंच जाएगा, तो फिर वो लगाने पे भी ज़्यादा असर नहीं करेगा और फिर स्वेलिंग उतना होगा ही। इसलिए हमको समय रहते ही ये करना चाहिए। तो ये भी एक न्यूट्रलाइजेशन का एग्जांपल हो गया कि एसिड
इंजेक्ट किया इंसेक्ट ने तो हमने बेस लगा दिया और वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। सही टाइम पे लगाएंगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और स्वेलिंग वगैरह और कोई प्रॉब्लम ज़्यादा फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है। और स्वेलिंग और दर्द जो होता है जैसे जैसे समय बीतता है उतना ज़्यादा बढ़ता है, तो सही समय पर लगा देंगे तो हमारा जो पेन होता है वो भी कम होगा और साथ में हमको स्वेलिंग भी नहीं होगी। फिर आता है अगला टॉपिक, सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट का मतलब है कि हमारा जो क्रॉप फील्ड है, अनाज जिसमें उगाते हैं या कोई भी जहाँ हम लोग पेड़ पौधे उगाते हैं उसको ट्रीट करना सही से। वो मिट्टी एसिडिक है कि बेसिक है, हर चीज़ एसिडिक या बेसिक होती है, तो उसके मात्रा को बैलेंस बनाना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा एसिडिक सॉइल भी पेड़ों के लिए सही नहीं है, उसमें पेड़ पौधे नहीं उग पाएंगे। बहुत ज़्यादा बेसिक भी नहीं, यानी न्यूट्रल सॉल्ट मतलब न्यूट्रल सॉइल, ऐसा सॉइल जिसमें ना एसिड बहुत ज़्यादा हो ना बेस, यानी इक्वल अमाउंट में हो। इस तरह का सॉइल बेटर होता है किसी भी प्लांट के ग्रोथ के लिए। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले तो सॉइल का चेकिंग करेंगे। जो किसान होते हैं वो अपने सॉइल का चेकिंग कर सकते हैं या फिर अपने सॉइल का सैंपल यानी अपने खेतों का मिट्टी का सैंपल लेकर किसी सरकारी कृषि विभाग में जा कर के, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जाकर वहाँ साइंटिस्टों से, जो जूनियर साइंटिस्ट या सीनियर साइंटिस्ट होते हैं, अपनी मिट्टी का जांच करवा सकते हैं। तो वो बता देंगे कि आपका मिट्टी एसिडिक है कि बेसिक है। अगर उनका मिट्टी एसिडिक पाया जाता है तो उनको क्या डालना पड़ेगा अपने मतलब खेत को जोतते समय, प्लॉइंग करते समय मिट्टी में क्या मिक्स करना पड़ेगा ताकि वो एसिडिक इफेक्ट ख़त्म हो जाए या कम हो जाए, काफ़ी मात्रा तक कम हो जाए। तो एसिडिक में, अगर मिट्टी एसिडिक है तो उसमें क्विक लाइम डाला जाता है। क्या डाला जाता है? क्विक लाइम, यानी कैल्शियम ऑक्साइड जो है एक तरह का ये बेस है। जाहिर सी बात है कि एसिड अगर कोई चीज़ है तो उसको इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए हमको बेस का यूज करना पड़ेगा। लेकिन कोई भी बेस नहीं यूज करेंगे मिट्टी के लिए, एक पार्टिकुलर जो बताया जाता है वही। अदरवाइज ऐसा ये चूँकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस भी नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाएगा हमारा सॉइल। तो एक सूटेबल बेस को ही मिट्टी में मिक्स करेंगे खेत को जोतते समय, प्लॉइंग करते समय। तो यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड यूज करेंगे जब एसिडिक सॉइल पाया जाता है। अगर मान लीजिए कि खेत की मिट्टी बेसिक पाई जाती है, उस कंडीशन में क्या करेंगे, उसमें ऑर्गेनिक कंपोस्ट डाल देंगे। ऑर्गेनिक कंपोस्ट आप लोग क्लास 6 में पढ़े होंगे, चैप्टर शायद चैप्टर लास्ट चैप्टर था या सेकंड लास्ट था, उसमें जैसे वर्मी कंपोस्टिंग वगैरह पढ़े थे आप। तो कंपोस्ट का मतलब है कि घर के जो भी पेड़ पौधे के सड़े हुए पार्ट्स या सब्जी फल इनके पार्ट्स, छिलके, ये सब जितना भी चीज़ जो सड़ सकती है, जो घरेलू सामान है सब्जी तरकारी के, उनको एक जगह में डंप कर देंगे, एक गड्ढे में उसको ढक देंगे। वो सड़ जाएगा, ब्लैक कलर का बन जाएगा कुछ दिनों बाद, 10-15-20 दिन बाद या महीने भर में। फिर उसको, वो जो ब्लैक कलर का हो जाएगा, सड़ जाएगा, तो वो सड़ेगा कैसे? वो क्योंकि उसमें बैक्टीरिया रिएक्शन करेगा, और बैक्टीरिया जब रिएक्शन करेगा तो उसमें एसिड बनाता है। ठीक है। तो वो जो ब्लैक कलर का एक तरह से नेचुरल खाद बन गया, उस वो एक तरह का बेस का भी काम करेगा। ठीक है, सॉरी, वो एक तरह का एसिड का भी काम करेगा। तो उसमें जो एसिड है साथ में खाद का भी काम कर रहा है। उसको हम लोग डालेंगे किस सॉइल में? बेसिक सॉइल में, जहाँ सॉइल में बेस का मात्रा ज़्यादा है, जो प्लांट की ग्रोथ को होने से रोक रहा है। तो इसको डाल देंगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा इफेक्ट बेस का और सब कुछ सही हो जाएगा। और मिट्टी बहुत ही बेटर हो जाएगी क्रॉप को उगाने के लिए। ठीक है, तो ये एक इफेक्ट हो गया। अब एक लास्ट पढ़ते हैं हम लोग, फैक्ट्री वेस्ट। फैक्ट्री वेस्ट, तो फैक्ट्री वेस्ट में यानी कि जो केमिकल फैक्ट्रीज या फर्टिलाइज़र फैक्ट्री जो खाद बनाने वाली हैं, या बहुत सारी केमिकल फैक्ट्रीज हैं। अधिकतर फैक्ट्रीज जो रहती हैं जिसमें बहुत सारे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, यहाँ जहाँ पे पैकेजिंग वाले खाने बनते हैं या केमिकल वाले हैं या जितने भी पॉलीमर वाले हैं फैक्ट्री, उनमें क्या है, केमिकल का यूज किया जाता है। तो केमिकल का जहाँ यूज किया जाएगा, सारा केमिकल तो यूज होगा नहीं, वो अब कुछ यूज होगा और कुछ वेस्ट होगा। और वेस्ट को क्या करेगा, कंपनी अपने पास तो रखेगा नहीं, क्योंकि उसको अपना स्पेस भी बनाना है प्रोडक्ट को रखने के लिए। तो वो वेस्ट को क्या करता है, नदियों में, तालाबों में, आसपास जहाँ उसका फैक्ट्री लगा हुआ है, वो आसपास के नदियों तालाबों में डिस्चार्ज कर देता है, यानी उसमें छोड़ देता है केमिकल। अब ये सब जो केमिकल निकलेंगे या तो वो एसिडिक होंगे या तो बेसिक।
तो अल्टीमेटली जब वो वाटर बॉडी में मिलेंगे यानी रिवर, लेक्स, पॉन्ड में मिलेंगे, तो वहाँ के पानी के एसिड पानी के पानी में एसिड या बेस की मात्रा को बढ़ा देंगे, और जिसकी वजह से वहाँ उसमें रहने वाले जो भी फिशेस हैं या एक्वाटिक एनिमल, प्लांट्स हैं, सारे के सारे मर जाएंगे। क्योंकि एक सही मतलब न्यूट्रल लेवल पे कुछ रहता है तो सारी चीज़ें सही चलती हैं। बहुत ज़्यादा एसिडिक या बेसिक हो जाएंगी तो सरवाइव कर पाना, ज़िंदा रह पाना मुश्किल है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि कंपनियों को क्या करना है, डायरेक्टली अपने जो केमिकल हैं वो डायरेक्टली नदियों, तालाबों में, ये सब में नहीं डालना है। उसके पहले उनको क्या करना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी वेस्ट निकल रहा है उसमें अब उसको चेक कर लें कि अगर ये एसिडिक वेस्ट निकल रहा है तो उसमें बेस डाल दें, यानी कि सूटेबल वेस्ट डाल दें ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए, और फिर वो जाएगा नदी और तालाबों में, तो नदी तालाब के एसिड या बेस की मात्रा को बढ़ाएगा नहीं। तो ये उनकी जिम्मेदारी है। यानी न्यूट्रलाइजेशन करके हम लोग इस तरह के वाटर पोल्यूशन को भी रोक सकते हैं। ठीक है, ये एक तरह का वाटर पोल्यूशन ही क्रिएट करता है जब कंपनियों का या फैक्ट्रीज का ये केमिकल वगैरह नदियों में जाता है। तो हाँ, इनकी ड्यूटी है कि ये ऐसा करके ही डिस्चार्ज करें अपने वेस्ट को। डायरेक्टली डिस्चार्ज करेंगे तो बहुत ज़्यादा हार्म करेगा एक्वाटिक लाइफ को। तो बच्चों, यहीं तक था ये चैप्टर। आई होप आप लोगों को सारा पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट्स हो कोई भी टॉपिक पे, मैं आपको सारा क्लियर कर दूँगा। सो अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, हैव अ नाइस